जी दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट के हवाले से आपके जो सवालात हमें मौसूल हुए हैं उन पर हमने वीडियो बनाई है। आपके सवालात बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और इनमें सीखने का मौके भी हैं और इस हवाले से वन बाय वन हम तमाम सवालों को शामिल करेंगे। 5 सवाल हमने मुंतखब किए हैं जिनके जवाबात दिए जाएंगे। इस हवाले से स्टार्टिंग में मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस भी नज़र आती रहें। हमारी जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस होती हैं उसमें हम डिफरेंट स्टॉक्स को उनका जिक्र करते हैं। जैसा कि अभी हमने एक सिलसिला एक दिन एक स्टॉक भी शुरू किया हुआ है। उसके अलावा हम आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से न्यूज़ बताते हैं। उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट की से रिलेटेड जो बुक्स हैं उन पर भी हमने वीडियोस बनाई हैं और हम कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट को हर हवाले से कवर करने की कोशिश, ताकि आप लोगों के लिए ये फ़ैसला करना आसान हो कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी पर काम करके आपकी अर्निंग्स बेहतर हो सकती हैं। तो आज भी हम आपको इस वीडियो में वो स्टॉक्स बताएंगे जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सवाल लेते हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं जो हमें मौसूल हुआ, जिसमें पूछा ये गया है कि एवरेज करने में और नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ाने में क्या फ़र्क होता है। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जो जवाब है वो समझना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें होती हैं, जब हम कुछ शेयर्स ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद वो स्टॉक नीचे चला जाता है, उसकी प्राइस नीचे चली जाती है, तो वहाँ पे हमारे जो लोग हैं ज़्यादातर वो घबरा जाते हैं और फिर वो उसको सोचते हैं कि मज़ीद नीचे जाने से बेहतर है कि हम इसके अंदर जब फ़ायदा उठाएं और इसको एवरेज कर लें। सेकंड, इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस पे गौर करें तो जैसे ही वो एवरेज करते हैं तो पता चलता है कि स्टॉक और नीचे चला गया। तो इस तरीके से बाज़ दफ़ा बहुत से लोग एवरेज करते करते स्टॉक्स को थक जाते हैं। जब वो थक जाते हैं तो फिर वो परेशान होते हैं क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं और उनका जो लॉस होता है वो भी बहुत ज़्यादा उन्हें शो हो रहा होता है, जो साइकोलॉजिकल उन पर प्रेशर डालता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि एवरेज करना और नंबर ऑफ़ शेयर्स को बढ़ाना दो मुख्तलिफ़ चीज़ें किस तरह से हैं। देखें, जो एवरेज कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा परेशानी में कर रहे होते हैं कि रेट नीचे चला गया है तो हम फौरी तौर पर एवरेज कर लें, और ये ज़्यादातर ट्रेडर्स कर रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि जब प्राइस की एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगी तो जैसे ही हमारी वो प्राइस ऊपर आएगी तो हम वहाँ से निकल जाएंगे और जल्दी निकल जाएंगे। तो ये स्ट्रैटी बहुत ख़राब स्ट्रैटी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ऐसे स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेनी है जो आपको एवरेज करने की ज़रूरत पड़े। इसमें समझने की बात यह है कि ज़्यादातर लोग उस स्टॉक में घुस रहे होते हैं जो स्टॉक नीचे जा रहा होता है और फिर वो जब ख़रीदते हैं तो वो मज़ीद नीचे चला जाता है और इस तरीके से उनको परेशानी में इजाफा होता है। तो हमेशा आपने, आगे मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने हमेशा ऐसे स्टॉक से दूर रहना है जो नीचे जा रहा हो, और ऐसे स्टॉक्स में नहीं काम करना है जो नुकसान में हो, जिनकी कंपनीज नुकसान में हो, जिनका बिज़नेस नुकसान में हो, क्योंकि वो मज़ीद नीचे गिरेगा और जब नीचे गिरेगा तो आप एवरेज कभी ना करें उसको। जब आप एवरेज करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब इसके साथ ही एक और चीज़ है, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ाना। तो ये काम कौन करता है? ये इन्वेस्टर्स करते हैं। वो इंतज़ार में होते हैं कि उन्होंने जिन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई है ये उनकी सिलेक्टेड कंपनीज़ होती हैं, अच्छी कंपनीज़ होती हैं जिनके बिजनेसेस अच्छे होते हैं, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने की वजह से जब उनका रेट नीचे जाता है तो ये इन्वेस्टर्स उसमें अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ाते हैं और मज़ीद ख़रीदते हैं ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जब उन शेयर्स के अंदर रिकवरी आए तो उनको फ़ायदा हो। तो इसलिए एवरेज करना एक अच्छी स्ट्रैटी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ाना, जब एक अच्छी कंपनी के
प्राइस नीचे आपको मिल रही है तो वो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। और ये दोनों स्ट्रेटजीज़ में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए काम करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। जो ट्रेडर्स हैं वो एवरेज करके निकलना चाह रहे होते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर वो अपना साइज़ बढ़ा लेते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ाने की वजह से उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है और वो परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन जो दूसरी नंबर पर नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ाने की स्ट्रेटजी है, इस पर इन्वेस्टर्स अमल करते हैं और वो नीचे के रेट्स पर ख़रीद कर अपनी एवरेज को अच्छा करते हैं और लॉन्ग टर्म में उससे फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमें मौसूल हुआ है वो इसमें यह पूछा गया है कि जब शेयर्स की कीमत नीचे जा रही हो तो तब ख़रीदना चाहिए या जब ऊपर जाती हो तो उस वक़्त हमें ये ख़रीदारी करनी चाहिए। तो देखें, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको हमेशा उस जगह पे ख़रीदारी करनी है जहाँ पे ऊपर जा रही है प्राइस, तो आपको तब ही फ़ायदा होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो हमेशा इंतज़ार करता है कि कब प्राइस नीचे आएगी और वो अपनी ख़रीदारी हमेशा नीचे जाने पर करता है। तो ये इन्वेस्टर और ट्रेडर के दरमियान एक बिग डिफरेंस है जो दोनों को उनके सिचुएशन के हिसाब से फ़ायदा पहुंचाता है। तो ट्रेडर्स के लिए मशवरा ये है कि वो हमेशा उस वक़्त उस स्टॉक में एंट्री लें जो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमेशा उस वक्त ख़रीदारी करते हैं जब स्टॉक उनको नीचे की प्राइसेस पर मिल रहा होता है। तो यहाँ पे दोनों सवालों के जवाब में मैंने बहुत तफसील से बताया है। अगर फिर भी आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे दोबारा भी ये सवाल कर सकते हैं और मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आया है कि मार्केट इस वक्त किस रुख पर जा रही है, क्या यहाँ से आगे जा रही है या वापस करेक्शन करेगी। देखें, मार्केट की जो हमने सिचुएशन जुम्मे वाले दिन देखी है वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में रही है। मार्केट इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूज़न में थी। मार्केट आगे जाने और पीछे जाने के दोनों मराइल में तकरीबन 200-300 पॉइंट ऊपर और फिर 200-300 पॉइंट नीचे और बिल आखिर 300 पॉइंट नीचे बंद हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारी जो अफराते ज़र है वो काफ़ी नीचे आ चुका है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे आ चुके हैं। उसके अलावा हमारे जो IMF के साथ डील्स हैं वो बहुत अच्छी हो चुकी हैं। तो हमारी जो इंडिकेटर्स हैं, इसके अलावा जैसे कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वॉर हुई है उसके भी हमारे ऊपर जो असरात आ रहे हैं वो सब पॉजिटिव हैं और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है। तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मार्केट एक नया हाई बनाते हुए हमें नज़र आएगी और बेहतरी की तरफ जाएगी। आप अपने जो जितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं अच्छे शेयर्स में जो आपकी पोजीशंस हैं उनको आप अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। चौथे नंबर पर जो क्वेश्चंस आया है वो ये है कि गर्दिशी कर्ज़े का जो मसला है क्या ये हल हुआ, तो कौन कौन से शेयर्स पर इसका असर पड़ेगा और कितनी बड़ी जंप ये शेयर्स लगा सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है। हुकूमत ने इससे पहले जो बिजली और पावर के सेक्टर के अंदर काम किया है और उनके गर्दिशी कर्ज़ों का जो मसला है उसको हल किया है, जिससे काफ़ी सिचुएशन जो है वो उसमें बेहतरी आई है। बहुत से जो कंट्रैक्ट्स हैं वो ख़त्म हुए हैं, कुछ नए कंट्रैक्ट्स हुए हैं जिससे हमने पावर सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ आते हुए देखी, जिसके बेनिफिशरी पब्लिक भी है, आवाम को भी फ़ायदा हुआ है। अब IMF के प्रेशर के ऊपर जैसे ही गर्दिशी कर्ज़े का मसला दूसरे सेक्टर्स के अंदर हल होगा तो लाजमी बात है कि इन कंपनीज़ के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और इस वक्त भी हम उन कंपनीज़ के अंदर तेज़ी देख रहे हैं। इसमें अगर हम इन कंपनीज़ के नाम लेना चाहें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जिन कंपनीज़ को असर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, उसमें SNGP है, SSGC है, PPL है, OGDCL है और PSO है। ये सब वो कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर गर्दिशी कर्ज़ों का मसला हल होने पर बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा। और कितना बड़ा जंप लगा सकती हैं ये मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छा खासा बड़ा जंप हम देख सकते हैं इन शेयर्स के अंदर। ऑलरेडी अगर हम देखें तो इन तमाम कंपनीज़ के शेयर्स में पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ चुकी है। 10 to 20% ये तकरीबन अपनी जगह से ऊपर आ चुकी हैं पिछले तकरीबन लास्ट 10 डेज़ 15 डेज़ के अंदर। अभी जो आगे आने वाला टाइम है इसके अंदर भी हम इन सब कंपनीज़ के अंदर
मज़ीद तेज़ी देख सकते हैं। जैसे ही ये मसला हल होता है, पेमेंट्स इनको मिलती हैं, उससे पहले ही ये शेयर्स अपना जंप लगाकर नई पोजीशन पर आ चुके होंगे। इसलिए जो इनके इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा पेशेंस के साथ काम लें और जैसे ही मार्केट में ये पॉजिटिव न्यूज़ आए उसका वो फ़ायदा उठाएँ। 5वें नंबर पर बहुत दिलचस्प और ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन आया है कि लॉन्ग टर्म के लिए किन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। ये बहुत अहम है, इस पे बात होती रहती है, डिफरेंट कंपनीज़ के नाम लिए जाते रहते हैं, लोग बताते हैं। तो देखें, इसमें 2 तरह की कंपनीज़ हैं जिनको आपने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है, जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट एक दिन का काम नहीं होता, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के अंदर काम किया जाता है। और लॉन्ग टर्म का मतलब आप समझें कम अज़ कम 1 साल, फिर मुनासिब जो लॉन्ग टर्म है वो 5 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 20 साल तक भी इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। और कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी जगह पे फॉर द होल लाइफ भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ हम उन कंपनीज़ का जिक्र करेंगे, उसमें हम वजाहत में ये करना चाहता हूँ कि जो 2 तरह की कंपनीज़ हैं, इसमें से कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो बहुत मजबूत हो चुकी हैं और उन्होंने अपना पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड और 5 सालों का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर ये चीज़ साबित की है कि वो बहुत ताकतवर हैं। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बिल्कुल बेनिफिट्स हो सकते हैं आने वाले 5 ईयर्स के अंदर, 1 साल के अंदर और 10 सालों के अंदर। तो इन कंपनीज़ का अगर मैं ज़िक्र करूं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको नेशनल फूड के बारे में बात करूंगा, उसके बाद सिस्टम के बारे में बात करूंगा, आईटी की ये कंपनी है। इसके बाद सीमेंट सेक्टर में मैं लकी का नाम लूँगा। उसके अलावा कोलगेट है, साज़गार है, मारी है, PSO है, UBL, मिज़ान बैंक और फौजी फर्टिलाइज़र, एफर्ट और बेस्ट वे सीमेंट। ये वो कंपनियां हैं जो अपने आप को साबित कर चुकी हैं, जो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बेपनाह फ़ायदा माजी में भी पहुंचा चुकी हैं और आइंदा पहुंचाने की भी सलाहियत रखती हैं। इनकी जो डिविडेंड हिस्ट्री है वो बहुत शानदार है। आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर वो कंपनियां जो कि तरक्की कर रही हैं और जो मज़ीद ऊपर जा सकती हैं और जिनका जो हमें नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ सालों से मुसलसल वो ऊपर आ रही हैं और मुसलसल इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, इन कंपनीज़ के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। इसमें फौजी सीमेंट है, इसमें फौजी फूड है जो कि अब बहुत बेहतर हो रहा है, जिसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो भी बनाई है और हमें कुछ सवालात भी मौसूल हुए थे कि फ़ौजी फूड के ऊपर आपने बताया नहीं। तो मैंने पूरी वीडियो जो बताई है उसमें मैंने यही बात बताई थी कि फ़ौजी फूड इम्प्रूव कर रहा है, उसके रिज़ल्ट्स में बेहतरी आई है, उन्होंने अपनी टीम बेहतर की है, उन्होंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर की हैं। तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के अंदर ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। उसके अलावा निशात मिल, इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसी ग्रुप की एक और सीमेंट की कंपनी डीजी खान सीमेंट जो है वो भी एक अच्छा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम के लिए आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा फैसल बैंक एक मुस्तकबिल का एक अच्छा बैंक साबित हो रहा है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसके देखते हुए आप इसको आगे फ्यूचर में अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रख सकते हैं। इसके अलावा ठट्ठा सीमेंट, ये बहुत अच्छा, इसने पिछले 1-2 सालों के अंदर जैसा कि एक बहुत बड़ी अपने अंदर बेहतरियाँ दिखाई हैं, आगे मज़ीद बेहतरी भी दिखा सकता है। बिल्कुल ये भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा पायनियर सीमेंट, चिराट सीमेंट, ये सब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी मैंने कंपनीज़ का बताया है, आप इनमें टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट्स करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर एंट्री ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमेशा याद रखें शॉर्ट टर्म का काम नहीं है, लॉन्ग टर्म का काम होता है और ये एक मैराथन रेस की तरह होता है, 100 मीटर की रेस नहीं है। तो आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त लूँगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।